हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 29 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है गति, और गति में आज हम दूरी, विस्थापन और चाल को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो गति क्या होती है? गति जो है, समय के साथ आपके पोजीशन में कोई भी चेंज आता है तो वो गति है। कहीं आप बैठे हैं और 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और अगर आप वहीं बैठे हैं तो आपने कोई गति नहीं की है ना, क्योंकि समय के साथ आपके पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है। तो इस तरह से गति को हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में समय के साथ जब अगर उसके पोजीशन में अंतर आता है तो ऐसा माना जाता है कि उस वस्तु में गति हो रही है। जैसे हवा जो है, हवा में गति हो रही है, कैसे समझते हैं? तो हमें पत्ते हिलते हुए दिखते हैं, है ना, पेड़ की डालियाँ हिल रही हैं, कपड़े अगर टांग रखे हैं, कपड़े हिलते हैं, तो उसकी पोजीशन में अंतर आ रहा है, तो हम समझते हैं कि हवा में मोशन हो रही है। अभी इसको ऐसे समझते हैं कि सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है का सबसे साधारण प्रकार है। मतलब गति, अभी हमने गति के बारे में समझा, तो सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखा में गति करना, सीधी रेखा पर गति करना, ये सबसे सिंपल प्रकार है गति का। यानी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, टाइम के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अगर हम ये बताएं कोई वस्तु जा रही है तो हम कहेंगे ना कि कहाँ से कहाँ जा रही है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और ये ए से हमने एक पॉइंट दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट, जो मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम पी है, तो हम ये कहेंगे कि ये वस्तु पी जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है, इसने गति की है, ए से बी की ओर। तो निर्देश बिंदु क्या हो गया? ये ए है ना, जहाँ से इसने गति करना शुरू किया। यानी कि किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताने के लिए निर्देश बिंदु, या इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें कि कोई वस्तु कहाँ से चली थी और कहाँ तक पहुँची। तो ये मूल बिंदु कहलाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विरामावस्था या गति अवस्था में है। जैसे कि ये, इसके कहने का मतलब है, कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ आई है, तो हम कहेंगे ये वस्तु जो है वो क्या है, इसमें गति हो रही है। लेकिन कोई वस्तु यहाँ है और यहीं है, यहाँ से 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन अगर नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो विराम की अवस्था में है। तो विराम की अवस्था में कोई वस्तु है या गति की अवस्था में कोई वस्तु है, उसको डिफाइन करने के लिए मूल बिंदु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही बताएगा, मूल बिंदु ही यह बताएगा कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वो गति करती है। सही बात है कि अपने मूल बिंदु पर वह थी, ए पर थी, और ए से हटी है, ए से वो बी पर आई है, तो उसने गति किया है। ए पर एक वस्तु रखी है और ये बी तक आई है, यानी ये इसका मूल बिंदु ए था, यहाँ से ये हट गया और ये चल के यहाँ तक बी तक आ गया, तो उस वस्तु में गति हुई है। और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है, और जब गति हुई है तो उसने इतने डिस्टेंस को, इतनी दूरी को कवर भी किया है, इतनी दूरी उसने तय की है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। अब यहाँ दूरी का डेफिनेशन आ गया, इसको आप याद रखेंगे। एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहा जाता है। ये दूरी की डेफिनेशन है। यह एक अदिश राशि है, इसमें अदिश राशि और सदिश राशि दोनों का जिक्र होगा। तो यह दूरी जो है वो अदिश राशि, अदिश है ना, आ और दिश, आ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा, यानी दिशा यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ दिशा का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये बताया जाता है
कि इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की या 10 किलोमीटर की या 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यहाँ पर दिशा कहीं नहीं है, इसीलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है। यानी दूरी सिर्फ साइज को बताता है या मात्रा को बताता है, इसमें दिशा का पता नहीं चलता। यह सदा धनात्मक होती है और इसका मान शून्य नहीं हो सकता, हमेशा ये धनात्मक होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, और यह जीरो भी नहीं हो सकती। कोई चीज़ जब यहाँ से यहाँ को गई है तो कुछ ना कुछ तो दूरी उसने तय की है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो तय किया। जीरो जीरो का मतलब तो हो गया कि यहीं पर थी, है ना, जहाँ थी वहीं रह गई। तो ये जीरो तो तभी होगा जब इसने दूरी कुछ तय ही नहीं की, उसमें कोई गति ही नहीं हुई। तो जब भी कोई वस्तु दूरी तय करेगी तो कुछ न कुछ जो है उसका मान होगा, वह शून्य नहीं हो सकता। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं और इसका जो मात्रक है वो है मीटर, यानी कि दूरी को मीटर में लिखने, इसने मीटर में किलोमीटर में भी कहते हैं, है ना, कि हम इसने इतनी मीटर की दूरी तय की या इतने किलोमीटर की दूरी तय की। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। कुल मतलब पूरा, है ना। तो कुल दूरी का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है ये यहाँ से यहाँ को गई और यहाँ से फिर यहाँ गई, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ रुक गई और फिर यहाँ से यहाँ को गई, तो उसने कुल दूरी जो तय की ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी होगी, है ना। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दूरी और विस्थापन, है ना, दूरी में न्यूनतम दूरी नहीं होती। अब इसमें यह है कि इसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी तो निश्चित पथ के माप ही, उसमें ये नहीं कि उसका रास्ता न्यूनतम यानी सबसे छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विस्थापन में ये दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, रास्ता सबसे छोटा होना चाहिए। यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब, हाँ, सदिश मतलब दिशा है, उसमें दिशा के साथ है। तो इसमें यह है कि आपको ये भी कहा जाएगा कि किसी वस्तु ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की और वो उत्तर दिशा में तय की या दक्षिण दिशा में तय की, यानी आपको दिशा भी बताया जाएगा और दूरी कितनी तय की वो भी बताया जाएगा। तो ये है विस्थापन। विस्थापन में ऐसा होता है। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। ये ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। शून्य कैसे होगी? एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं, ये तो इसकी यूनिट है मीटर में। अब शून्य कैसे होगी वो देखिए। विस्थापन, जैसे कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली, पी से क्यू की उसने दूरी तय की और फिर क्यू से यहाँ क्यू तक पहुँची और फिर क्यू से वापस पी पर आ गई, तो यहाँ विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसका मूल बिंदु से जो चली थी और फिर वापस मूल बिंदु पर आ गई, तो यहाँ ये माना जाता है कि इसका विस्थापन 0 हो गया। मतलब इसने कोई दूरी तय नहीं की, कहीं नहीं ये गया, जहाँ से गया वहीं आ गया। लेकिन दूरी में क्या होता है? दूरी में ऐसा नहीं होता है। दूरी यहाँ से यहाँ गया, ये इसकी दूरी हुई, और विस्थापन जो है वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो दूरी तो पूरी गिनी जाएगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है यहाँ पर। आप ऐसे समझिए कि कोई वस्तु पी से क्यू की ओर जाती है, ठीक है। मान लीजिए 5 किलोमीटर का रास्ता है, इसने 5 किलोमीटर दूरी तय की और फिर यहाँ से यहाँ ये आया, तो वापस भी तो 5 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 10 किलोमीटर, है ना। दूरी 10 किलोमीटर हो गई। लेकिन विस्थापन अगर पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कुछ नहीं हुआ। मूल बिंदु जहाँ से ये चला था, यहाँ से फिर ये यहीं वापस आ गया,
तो यहाँ पर विस्थापन 0 मान लिया जाता है। एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है, देखिए इसको एग्जाम्पल को। ये दूरी और विस्थापन को समझाने के लिए है। कोई एक वस्तु है जो ए से बी की ओर तक 3 मीटर का रास्ता तय करती है, फिर बी से सी तक जाती है 4 मीटर का। तो इसकी कुल दूरी हो गई 3 + 4 7 मीटर की इसने दूरी तय की। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाएगा तो विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी को देखेगा कि न्यूनतम दूरी हम इन दोनों के बीच में कैसे कितना निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी के लिए ये रास्ता लिया जाएगा, है ना। ये ए से यूं और यूं चल के नहीं जाएगा, ये से ऐसे जाएगा, है ना। तो न्यूनतम दूरी ली जाएगी यहाँ पर विस्थापन के लिए। तो अब निकालेंगे इसको। ये तो 7 हो गया था और ये न्यूनतम दूरी जो है वो निकलेगा कैसे। तो जो गणित का फॉर्मूला है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे। आधार 3 है, 3 × 9 और ये 4 है, तो 4 × 16, 16 और 9 25। उसका जब हम रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी ये अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 7 आया था ना, तो कुल दूरी 7 हुई थी, लेकिन विस्थापन कितना हुआ 5। 5 इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को निर्देशित करता है, न्यूनतम दूरी को देखता है विस्थापन। अब है दीदी चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं। अब चाल को समझते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल। ये चाल की डेफिनेशन है, बिल्कुल याद रखिए इसको। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें भी दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ बताया जाता है कि कितनी दूरी तय की गई है ना, इतने मीटर की दूरी तय की गई है ना चाल में, लेकिन दिशा नहीं बताई जाती है, इसलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है। जैसे आपका वेट होता है, तो वेट में क्या बता 50 किलो 60 किलो है ना, दिशा उसमें भी नहीं होता, तो वो भी अदिश राशि है। इस तरह से समझिए आपकी अदिश राशि क्या होती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ये तो इसका यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, कि जब भी हम चाल लिखेंगे तो 12 जो है मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखेंगे हम। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। हाँ, अब असमान चाल से, जैसे कि हम आप चलते हैं, तो क्या हमारी चाल समान होती है? नहीं। समान चाल तो वो हुई जैसे कि मान लो कोई ट्रेन है और वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, दूसरे घंटे में फिर 50 यानी कि 100 हो गई, तीसरे घंटे में उसकी चाल हो गई 150 यानी 50 किलोमीटर वो हर एक घंटे में जा रही। तो ये हो गई समान चाल। लेकिन असमान चाल ये हुई कि पहले घंटे में कोई चीज़ है, पहले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले में कम हो गई चाल 5 किलोमीटर और तय किया, फिर अगले में 20 किलोमीटर, है ना। तो ये हो गई असमान, तो चाल समान नहीं है। डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस ये अलग अलग टाइम में तय कर रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया, फिर उसके अगले घंटे में इसे 10 करना चाहिए था, 10 तो इसने किया नहीं, फिर 5, फिर उसके अगले घंटे में भी ये 10 करता तो समान चाल होता, लेकिन ये फिर अगले घंटे में रास्ता खाली मिला तो ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से इसको असमान चाल कहते हैं। और हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी ही चाल चलते हैं। कहीं को निकलते हैं, सड़क खाली है तो बड़ी तेज़ी से चलते हैं, फिर अगर कोई जाम आ गया या फिर किसी तरह की रुकावट हो गई तो हमारी चाल धीमी हो जाती है ना। इस तरीके से हमारी चाल कभी फास्टर कभी स्लोअर हो जाती है। तो इसको कहते हैं असमान चाल, मतलब समान समय में समान दूरी तय नहीं करना, उसको कहते हैं असमान चाल। अब आगे औसत चाल। औसत चाल क्या है? औसत तो समझते हैं, औसत हम गणित में भी निकालते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, इसको कहते हैं S/T। V बराबर S/T। ये मतलब कुल दूरी का मतलब हो गया, अगर औसत चाल निकालना हो तो अगर कोई भी चीज़ है, कोई गाड़ी है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, फिर अगले घंटे में 30 किलोमीटर चली, फिर उसके अगले घंटे में 10 चली, तो 3 घंटे है ना, 1 घंटा अगला घंटा अगला घंटा, तो 3 घंटे में 3 घंटा लगा इसको। और दूरी कितने तय की? 30 और 20 50 10 60 है ना, 60 किलोमीटर। तो ये औसत चाल निकालेंगे तो इसको
60/3 करना पड़ेगा और हमें ये काटना पड़ेगा। तो औसत चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये औसत चाल हो गई। अब है किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, पहला देखते हैं एक समान गति। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक समान गति में समय के समान अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। मतलब पहले घंटे में अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूसरे में फिर 30, फिर तीसरे में 30, तभी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको ग्राफ दिख रहा है। लेकिन अगर वस्तु विरामावस्था में है तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस जो दूरी है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर उस टाइम पे उस समय आपकी ग्राफ इस तरीके से दिखेगी, पैरेलल, बिल्कुल समय के एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल समानांतर दिखेगी। और तीसरा जो है उसमें असमान गति दिखा, सब गति समान नहीं है। मतलब पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, दूसरे में 20, तीसरे में 30, तो कम ज़्यादा, फिर अगले में 70 हो गई। तो इस तरह से कम ज़्यादा हो रहा है, समय के समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं हो रही है, इसलिए ये ग्राफ जो है कर्व आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं असमान गति। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में ये प्रश्न जरूर आता है। तो इसको हम देखते हैं। दूरी की डेफिनेशन देखिए यहाँ से, एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे, यह एक अदिश राशि होती है और एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं। अब दूरी के बाद विस्थापन देखते हैं। एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका भी एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है, इसकी यूनिट मीटर होती है। ये दोनों में अंतर हम लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब दूसरा है, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? बिल्कुल आपके सामने लिखा है। औसत चाल में तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय करना है। तो कितनी कितनी दूरी तय हुई है? 20 और फिर 20, 2 बार 20 है। और टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड और 3 सेकंड, यानी ऊपर 40 और नीचे 8, काट दीजिए इसको, 8 पंचे 40, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। आप यूनिट का ध्यान रखिए, मीटर प्रति सेकंड जरूर लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखें। तो चाल भी आपको, चाल बिल्कुल यहाँ सामने दिया गया। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि, ये जरूर लिखिएगा। और इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल सामने ही लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए, बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है? तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे, नीचे दूरी है, समय है, ऊपर दूरी है। तो पहला जो ए है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रहा है और टाइम इसको सबसे कम लग रहा है ना। ए जो है यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है और टाइम इसको इतना लग रहा है। सी उससे नीचे है, ये यहाँ तक की दूरी तक, सॉरी ये थोड़ा ऊपर कर देंगे, ये यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है और इसको टाइम इतना लग रहा है। जबकि बी जो है वो यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है और टाइम इसको यहाँ तक का लग रहा है। आप पेन से सही से कर लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गति जो है किसकी है? ए की है। इस तरह से आपकी वर्कशीट ख़त्म हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। थैंक यू।